अब बच्चों पहली बात ये आती है कि इंटीग्रेशन हमें क्या यूज है, क्यों लेना है इंटीग्रेशन, क्यों समझना है। तो इसका एग्जाम्पल देने के लिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए लिखा है s इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, और मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी क्या है, तो आप बोलोगे वेलोसिटी क्या होती है, ds बाई dt। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है कि कैसे वेलोसिटी निकालते हैं तो पहले इसको देखें, इस बात को भी समझें। ds बाई dt, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा 2t। ठीक है, हमें डिफरेंशिएशन पता था, बहुत बढ़िया। और वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। पर बच्चों मान लो हम आपको बोले v इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 और आपसे पूछे हम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अब आप क्या करोगे। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देता तो आप वेलोसिटी निकाल लेते ds बाई dt करके, पर जब मैंने वेलोसिटी दी और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा तो आपके पास कोई तरीका नहीं है। भाई वेलोसिटी क्या होती है, ds बाई dt, यानी डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो। पर यार वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इंटीग्रेशन। सी इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखो पिछले वाला जो एग्जांपल दिया मैंने उसमें भी हमको रिवर्स पीछे जाना था, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालने के लिए क्या किया, डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, रिवर्स प्रोसेस है। तो बच्चों इंटीग्रेशन के लिए हम स्टार्ट करते हैं कहानी एक ग्राफ से। ये मान लो मेरे पास ग्राफ है y वर्सेस x का, और ये ऐसा बना है। मैं आपसे कहूं x एक्सिस के साथ आप ग्राफ का एरिया निकालिए, किसके साथ, x एक्सिस के साथ ग्राफ का एरिया निकालिए। तो बड़ा आसान है, आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दोगे, वेरी गुड। अच्छा मैं बोलूं मेरा ग्राफ ऐसे बना है, अब मैं बोलूं x एक्सिस के साथ आप एरिया निकालिए तो भी आसान है, आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दोगे, वेरी गुड। तो बच्चों प्रॉब्लम कब आएगी, मान लो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाए, अब मैं बोलूं x एक्सिस के साथ इस ग्राफ का एरिया बताइए। अब आपके पास कोई मैथ्स नहीं है जो ये काम कर पाए, यहाँ पे इंटीग्रेशन काम आता है और यहीं से इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है। नोट्स बनाएं, इसको बना लें। चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पतली सी स्ट्रिप काट लेता हूँ, बहुत पतली सी एक स्ट्रिप काट ली मैंने, बहुत पतली सी एक स्ट्रिप काट ली। ये लेंथ बहुत छोटी है तो बहुत छोटी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, dx, क्योंकि ये x एक्सिस है, बहुत छोटी लेंथ को बोला dx। और इस लेंथ को मैंने बोल दिया y1, मतलब यहाँ पे मैंने बोल दिया जो y की वैल्यू है वो y1 है। अब इस छोटी सी स्ट्रिप का आप एरिया निकाल सकते हो, एरिया ऑफ स्ट्रिप, इस पतली सी स्ट्रिप का एरिया निकाला जा सकता है। ये स्ट्रिप है, इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, y1, और इसकी ब्रेड्थ कितनी है, dx। तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल है तो y1 इंटू dx। इसी तरह से एक स्ट्रिप मैंने यहां काट ली, छोटी सी स्ट्रिप तो dx, और लेंथ मान ली इसकी मैंने y2, कुछ चेंज हो गया भाई, तो ये हो गया y2। इस वाली स्ट्रिप की एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, ठीक है, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप विल बी y2 इंटू dx, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ऐसे ही कर करके मैंने कई पतली पतली स्ट्रिप्स काटी और सबका एरिया निकाल लिया, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, पतली पतली स्ट्रिप्स के एरिया निकाले मैंने, पतली पतली स्ट्रिप बनाया और उनके एरिया निकाले। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बोल लिया, मान लो ये लेंथ हो गई मेरी, बस मान लो y3 हो गई, ठीक है, कोई y4 हो गई। इस तरह से सारी स्ट्रिप के एरिया निकाल लिए और पतली पतली स्ट्रिप काट के सबके एरिया को निकाल कर जोड़ दिया तो ये कंप्लीट एरिया आ जाएगा। यानी एरिया जो हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पर वो हम कैसे निकाल सकते हैं कि सारी छोटी छोटी स्ट्रिप के एरिया को जोड़ दें, मतलब y1 dx को जोड़ दें y2 dx से, उसको जोड़ दें y3 dx से, और जोड़ते 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 लास्ट तक सारे y dx को जोड़ दें। अब बच्चों जोड़ने को हम बोलते हैं क्या, समीशन। तो समीशन करना है y dx का, और y के नीचे लिख दिया n, क्योंकि n की वैल्यू कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है। सारी पतली पतली स्ट्रिप को जोड़ेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो मैंने लिखा n को स्टार्ट करो 1 से और n को लेके जाओ n तक, किसी वैल्यू तक, ये आपका आ गया एरिया। ठीक है, पर अभी इंटीग्रेशन की बात नहीं आई। अब बच्चों इस समीशन में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम समझाता हूं। जब इस स्ट्रिप का एरिया आपने लिया तो आपने इसको कंप्लीट रेक्टेंगल माना, जबकि ध्यान से देखो ये पार्ट तुम्हारा छूट गया, इस पार्ट के बारे में हम बात नहीं कर पाए जो रेक्टेंगल के ऊपर है। जैसे यहाँ पे देखो ये रेक्टेंगल बनेगा और ये पार्ट छूट जाएगा,
यहाँ पे ये रेक्टेंगल बना और ये थोड़ा सा पार्ट ऊपर छूट गया। तो हर बार हम देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा पार्ट छूट जा रहा है बिकॉज ऑफ द कर्व, बिकॉज ऑफ द कर्व। अगर स्ट्रेट लाइन होती ऐसे तो एरिया नहीं छूटता, पर क्योंकि ये कर्व है तो ये एरिया हर बार छूट जा रहा है। तो इस एरिया को बचाने के लिए हम समीशन के सिंबल को चेंज करते हैं और ये सिंबल लगाते हैं। ये सिंबल कर्व को दिखा रहा, मतलब इंटीग्रेशन। यहां लिखेंगे y dx। कहां से कहां करना है, तो हम मान लेते हैं यहाँ x की वैल्यू 0 है और यहाँ मान लेते हैं x की वैल्यू कुछ x1 है। तो x इज इक्वल्स टू 0 से लेकर x इज इक्वल्स टू x1 तक इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरा एरिया मिल जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन क्या होता है, y वर्सेस x ग्राफ का जो एरिया होता है, y वर्सेस x ग्राफ का जो एरिया होता है, जो x एक्सिस के साथ ग्राफ इनक्लोज करता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। जैसे मैं बोलूं मुझे यहां से यहां तक का एरिया चाहिए, सिर्फ इतना एरिया चाहिए, कोई बात नहीं, आप मान लो यहाँ x की वैल्यू है x2 और यहाँ x की वैल्यू है x3। x चेंज हो रहा है तो आप लिख लो x इज इक्वल्स टू x2 से लेके x इज इक्वल्स टू x3 तक इंटीग्रेट कर दें y dx को। तो पहली बात ये समझ में आई कि इंटीग्रेशन हमें देता है एरिया ऑफ y वर्सेस x और डिफरेंशिएशन देता था स्लोप ऑफ y वर्सेस x। डिफरेंशिएशन देता था स्लोप ऑफ y वर्सेस x, इंटीग्रेशन देता है हमें एरिया ऑफ y वर्सेस x। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा इंटीग्रेशन y dx का मतलब क्या है ग्राफिकली। वेरी गुड। अब बच्चों जो इंटीग्रेशन है ये आपकी क्लास 12th मैथमेटिक्स के कम से कम कुछ नहीं तो 3 चैप्टर्स और एटलीस्ट 30 एक्सरसाइजेस कवर करेगा। ठीक है, अप्रॉक्स 20 मान लो, 20-25 एक्सरसाइज और हर एक्सरसाइज में 15-20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। तो आप समझ रहे हो ये बहुत बड़ा टॉपिक है मैथ्स का। हम यहाँ पे उतना ही इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे जितना हमको फिजिक्स में यूज होगा और कुछ इंटीग्रेशन हम रास्ते में सीखेंगे अपनी जर्नी में 11th की, बीच में जब सवाल आएंगे तो बताएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हर फंक्शन को डिफरेंशिएट आप कर सकते हो, नियरली हर फंक्शन को, सारे फंक्शन डिफरेंशिएट भी नहीं होते, पर इंटीग्रेशन कुछ पर्टिकुलर फंक्शन ही होते हैं। जैसे मैं बोर्ड पे कुछ भी लग दूं तो उसको इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है, डिफरेंशिएट भले ही कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन के लिए हम आपको सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला बताते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट करेंगे। सबसे बेसिक फॉर्मूला जहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, मान लीजिए लिखा है y इज इक्वल्स टू x की पावर n। हमने कहा इंटीग्रेट करिए x की पावर n dx, है ना, या आप ऐसे बोल लो पहले इंटीग्रेट करिए y dx। तो y की जगह लिख दोगे x की पावर n dx का इंटीग्रेशन। बच्चों इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, n+1 अपॉन n+1। अगर यहां कुछ लिखा है, जैसे लिखा है 1 से 3, तो ऐसे ही ठीक है। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा बच्चों तो इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, कि कुछ डेफिनेट नहीं है, कहां से कहां इंटीग्रेट कर रहे हैं, कितना एरिया निकाल रहे हैं, ये डेफिनेट नहीं। जब डेफिनेट नहीं होता तो हम लिखते हैं साथ में +c। चलिए, तो फॉर्मूला क्या है x की पावर n का, x की पावर n+1 अपॉन n+1। जैसे हम आपसे पूछें इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो बच्चों x की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1+1 2 और नीचे 1+1 2 और साथ में लिख लो +c। जैसे बच्चों आपसे पूछें इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, तो x की पावर 2 है, n+1 3, n+1 3, ऊपर क्या करना है n+1, नीचे भी n+1। जैसे हम आपसे पूछें √x dx, बच्चों √x का मतलब x की पावर 1/2 dx लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेट करेंगे तो ऊपर x की पावर n+1, नीचे भी n+1 और साथ में लिख देंगे +c, यहाँ पे भी +c। +c तब लिखना है जब यहाँ कुछ ना लिखा हो, जब रेंज ना बताई हो, जब लिमिट ना बताई हो कहां से कहां इंटीग्रेशन हो रहा। तो सबसे पहला फॉर्मूला x की पावर n का। इसमें बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, मान लो n की वैल्यू -1 लगती तो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, एंड एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथ्स। तो n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए और कुछ भी हो सकती है, बस -1 ना हो। जैसे हम आपसे बोले आप हमें इंटीग्रेट करके दो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx,
बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हो, ये x की पावर हाफ है, ऊपर आएगा तो x की पावर माइनस हाफ dx हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 और साथ में प्लस c लिख लोगे। x की क्यूब हो, x की पावर 4 हो, बाकी सब इंटीग्रेट हो जाएगा। बस क्या नहीं होना चाहिए, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अच्छा बच्चों, अगर -1 हो जाएगी तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम बोले x की पावर -1 dx का इंटीग्रेशन, या एग्जाम में ऐसे आएगा 1/x dx का इंटीग्रेशन। तो बच्चों 1/x dx का जो इंटीग्रेशन है वो है log mod x प्लस c। मॉड इसलिए लगाया क्योंकि लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, लॉग नेगेटिव चीज का डिफाइंड नहीं है। तो मान लो 1/x और x की वैल्यू नेगेटिव होती तो इसीलिए हमने मॉड लगा दिया कि यहाँ पे वैल्यू कैसी रहे, पॉजिटिव। x की पावर -1 dx क्या बन जाएगा, log बेस e mod x प्लस c। वेरी इजी, ठीक है। अच्छा अगर आप याद करो तो डिफरेंशिएशन में आपने देखा था कि log x को डिफरेंशिएट करने पर log x को डिफरेंशिएट करने पर 1/x आता है, देखा था। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x। इसलिए मैंने बोला इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फॉर्मुलेज आज की क्लास में जरूर नोट करें, ठीक है। पहली क्लास है तो आपको फॉर्मुलेज जरूर नोट करने होंगे। चलिए इसी x की पावर n पे एक सवाल और बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx क्या हो जाएगा बच्चों, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस c। तो पावर एक बढ़ा दो, नीचे उसी नंबर से डिवाइड कर दो और प्लस c लिख दो, ठीक है। तो x की पावर n dx का इंटीग्रेशन आपको याद हो जाना चाहिए, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ऐसे कर सकते हैं। अभी ये मत सोचो कि डिफरेंशिएशन में क्या था, उसको बाद में रिवाइज करना, मिक्स करोगे तो कंफ्यूज होगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब बात आती है कि अगर लिमिट लगी हो तो क्या करें। जैसे मान लो लिखा हो x dx को इंटीग्रेट करना है 2 से लेके 3 तक, अब क्या करें। तो बच्चों पहले तो इसको इंटीग्रेट करो, तो ये x की पावर 1 है, x की पावर 1 प्लस 1, नीचे भी 1 प्लस 1, कहां से कहां, 2 से लेकर 3 तक। अब क्या करना है, पहले x की जगह 3 रखो, फिर माइनस लिखो, फिर x की जगह 2 रखो। चलिए दिखाते हैं। पहले x की जगह 3 रखा तो 3 का स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस लिखो, फिर x की जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर बाई 2 एंड दैट इज द आंसर 9 माइनस 4 बाई 2 दैट इज 5 बाई 4। इस बार प्लस c नहीं लिखेंगे, जब लिमिट्स दी हो तब प्लस c नहीं लिखना है, तब कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, और जब लिमिट ना दी हो तो कांस्टेंट आएगा। इसको बच्चों बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि अब डेफिनेट है कहां से कहां जाना है, तो जब डेफिनेट हो तब कांस्टेंट नहीं लिखना है। जैसे बच्चों आपसे बोले इंटीग्रेट करिए आप x स्क्वायर dx फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 3। तो आप इंटीग्रेट करोगे, x की पावर 2 है तो 2 प्लस 1, नीचे भी 2 प्लस 1, 0 से लेकर 3 तक। पहले x की जगह 3 रखो, 3 का क्यूब बाई 3, फिर लगाओ माइनस, फिर x की जगह 0 रखो, 0 का क्यूब बाई 3, तो 3 का क्यूब 27 डिवाइड बाई 3, द आंसर विल बी 9, और कोई कांस्टेंट c नहीं आएगा, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है कि कब c लगाना है और कब c ना लगा के कोई दूसरी चीज करनी है, ठीक है। जैसे बच्चों हम आपसे बोले कि आप इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx करो, x की वैल्यू ले लो 2 से लेके 5 तक, तो आप बोलोगे 1/x, ये तो वही केस है, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 dx वाला। इस केस में क्या आंसर आना चाहिए, इस केस में आंसर आना चाहिए log mod x, और कहां से कहां, 2 से लेके 5। तो पहले x की जगह 5 रखो तो log 5, अब तो मॉड की जरूरत नहीं क्योंकि 5 तो पॉजिटिव ही है, माइनस log x की जगह 2 रख दो, log a माइनस log b, log a बटे b बन जाएगा। तो क्लियर हो रही है बात कि इसको डेफिनेट बोलते हैं, इसमें प्लस c नहीं लगाते, और जब लिमिट ना दी हो तो प्लस c लगाते हैं। तो बच्चों फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इसी में आपने एक्सेप्शन पढ़ा कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, यदि n की वैल्यू माइनस होगी तो क्या बनेगा,
n की वैल्यू अगर -1 हुई, x की पावर -1 dx, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/x dx, और इसका इंटीग्रेशन आएगा log mod x प्लस c। अब तीसरे फॉर्मूले पे आते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था, e की पावर x, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e की पावर x प्लस c। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये, रिवर्स प्रोसेस है एक दूसरे का। ठीक है, तो ये तीन बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं, सबसे पहले आपको ये आ जाए। ठीक है, अब इनसे जुड़ते हुए फॉर्मूले, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि कुछ अलग नहीं है। जैसे हम आपसे बोले इंटीग्रेशन ऑफ dx बताइए, कुछ नहीं लिखा, तो यार इंटीग्रेशन ऑफ dx को आप ये लिख सकते हो x की पावर 0 dx। अब ये इसी फॉर्म में चला गया, ये n हो गया और n-1 भी नहीं है, तो आप लिखोगे x की पावर 0 + 1, नीचे भी 0 + 1 प्लस c लिखेंगे। ठीक है, तो x आ जाएगा आंसर। तो अब याद रखो कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बच्चों x होता है। ऑल्दो ये सब कर सकते हो, पर छोटी छोटी बातें याद होना भी बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू x, और साथ में लगा दो प्लस c अगर लिमिट नहीं लिखी तो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज आपको बताते हैं, नंबर 5। ठीक है, वहां पे इंक्लूड कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो लिखा हो 2x² dx। अब जब साथ में एक कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही हो तो उस चीज को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, अब 2 को बाहर रखो, x की पावर 2, तो x की पावर 2 + 1 / 2 + 1 प्लस c, तो जो भी चीज मल्टीप्लाई हो रही है उसको बाहर कर दो और उसके बाद इंटीग्रेट कर दो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx, तो बच्चों जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है उसको बाहर कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है, x होता है, तो हमारा आ गया 3x + c। तो इतनी बातों को नोट करें, बहुत बेसिक चीजें बताई। अब चलो कुछ फॉर्मूले और देख लेते हैं इंटीग्रेशन के। ठीक है, ये समझ में आ गया, जो भी चीज मल्टीप्लाई हो रही है कांस्टेंट चीज, तो उसको बाहर और इंटीग्रेट कर लो। जैसे हम पूछे इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx क्या होगा, तो 5 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x + c कर लेंगे। तो बच्चों ये बेसिक फॉर्मूले हमने आपको बता दिए इंटीग्रेशन के। अब कुछ और फॉर्मूले हम आपको बता देते हैं, और फॉर्मूलेस बच्चों इंटीग्रेशन में बहुत सारे बनेंगे, और अभी आपको सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत भी नहीं, विद पैसेज ऑफ टाइम धीमे धीमे फॉर्मूलेस याद होंगे। अभी हम एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूला आपको देने जा रहे हैं, उस लिस्ट ऑफ फॉर्मूले को आप हो सके तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए या अपने नोट्स में लिख लीजिए, उसको फाड़ के अपने घर में चिपका लीजिए और रोज उसको पढ़ते जाएं। ठीक है, चलिए अभी लिस्ट दिखाते हैं, पहले हम कुछ पढ़ा दें आपको। चलिए लिस्ट पहले दिखा देते हैं, तो ये लिस्ट देख लीजिए। तो आपने लिस्ट देख ली फॉर्मूलेस की। अब जैसे हम इसमें कुछ चीजें समझाना चाहेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, तो बच्चों sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x प्लस c लगा दिया। अब आप याद करो cos x का डिफरेंशिएशन होता था -sin x, यानी -cos x अगर लिखा है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -sin x, और एक माइनस और लगा है, माइनस माइनस प्लस, मतलब इस चीज का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये चीज आएगी, और उसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये चीज आएगी। थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है, sin x का डिफरेंशिएशन होता था cos x, और sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x। बस ये दो चीज याद रखो, sin x के डिफरेंशिएशन में cos x और इंटीग्रेशन में -cos x। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx आपने भी देखा, कितना आ रहा, sin x + c, और याद हो cos x का डिफरेंशिएशन था -sin x, तो ये चेंज है। तो मैं कहूंगा सिर्फ आप एक चीज याद रखो, ये वाली, क्या, कि sin x को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, बस ये चीज याद रखो, तो आंसर आता है cos x। बस इतना याद रखो, बाकी सब हो जाएगा। अब sin x को इंटीग्रेट करोगे तो -cos x आ जाएगा, cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो -sin x आ जाएगा, cos x को इंटीग्रेट करोगे तो sin x आ जाएगा, मतलब उल्टा फुल्टा करते जाना है। जैसे बस ये याद रखो कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x, अब इंटीग्रेशन ऑफ sin x करेंगे तो उल्टा कर देंगे -cos x। अब डिफरेंशिएशन ऑफ cos x किया हमने, cos x का डिफरेंशिएशन, तो sin x का cos x था, तो cos x का -sin x। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x किया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज -sin x, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, +sin x।
ठीक है, तो इसमें से कोई एक फॉर्मूला अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए। तो ये बेसिक हो गया। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलेस की कमी नहीं है। जैसे एक बहुत ही आपको आसान चीज मैं याद कराऊं कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था। ठीक है, बस एग्जांपल दे रहा हूं। तो tan x का डिफरेंशिएशन होता था sec स्क्वायर x। अब मैं आपसे पूछूं कि sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वापस आ जाएंगे tan x प्लस c लिख देंगे। जैसे आपको अगर याद हो कि कोसेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, याद है क्या? कोसेक x का डिफरेंशिएशन मुश्किल है याद हो, चलिए मैं बताता हूं। होता था माइनस कोसेक x कॉट x। अब आपसे मैं पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x कॉट x क्या हो जाएगा, तो आप लिख दोगे माइनस कोसेक x प्लस c। जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो इतना जानने के बाद, कुछ फॉर्मूलेस देखने के बाद, मैं आपको अगली चीज जो पढ़ाऊंगा बच्चों, वो है अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, कि एडिशन को कैसे टैकल करना है, मल्टीप्लिकेशन को कैसे टैकल करना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन की। तो पहले बात करते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन, कि दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तब कैसे इंटीग्रेशन करना है। जैसे हमसे बोला y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x को आप इंटीग्रेट करो, तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ y dx, फिर आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब करना क्या है, एक एक को अलग अलग कर लो। तो मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर dx प्लस 1/x dx और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लो। इस dx को इसमें भी दे दो, इसमें भी, इंटीग्रेशन का सिंबल दोनों में डाल दो और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लो। बच्चों एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और 1/x का इंटीग्रेशन बार बार बता रहा हूं log mod x और साथ में क्या लग जाएगा प्लस c कांस्टेंट लग जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, सबको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देना है। जैसे मान लो एक सवाल वाले लेते हैं हम, y इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस साइन x प्लस रूट x। हमसे कहा है इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो, e की पावर x dx प्लस साइन x dx प्लस अंडर रूट x dx। सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर लो। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, साइन x का क्या था माइनस कॉस x, और रूट x को क्या समझ सकते हो बच्चों, ये हो गया x की पावर हाफ, तो x की पावर हाफ प्लस 1 और नीचे भी हाफ प्लस 1 और लास्ट में प्लस c। मतलब अलग अलग सबको इंटीग्रेट कर दो, यही है एडिशन या सब्ट्रैक्शन की टेक्निक। ठीक, फिर आता है बच्चों अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन।